क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी वायु प्रदूषण रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। पहला ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरा है 5वें स्थान पर, तीसरा है दूसरे स्थान पर, चौथा है 10वें स्थान पर। तो हाल ही में जो वायु प्रदूषण रिपोर्ट जारी हुई है शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा, उसमें भारत का स्थान रहा है दूसरा। कौन सा स्थान रहा है? भारत का दूसरा स्थान रहा है भारत का। ठीक है, वायु प्रदूषण सूचकांक में दूसरा स्थान रहा है भारत का। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है बांग्लादेश। कौन सा देश रहा है? बांग्लादेश। ये देश रहा है पहले स्थान पर। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा है? बांग्लादेश। भारत का स्थान वायु प्रदूषण रिपोर्ट में दूसरा। और उसके अलावा एक और बात करें कि वायु प्रदूषण में भारत के कौन से राज्य में, कौन से शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है या सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है? वह है लखनऊ शहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत का सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषण वाला शहर है। तो याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, अभी हाल ही के लिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कौन सी कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है फेसबुक, चौथा है एप्पल। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे महंगी, सबसे मूल्यवान, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है एप्पल। कौन सी बनी है? एप्पल। एप्पल कंपनी बनी है सबसे मूल्यवान कंपनी। अभी पहले थी सऊदी अरामको, ये थी सऊदी अरब की कंपनी है, ये सऊदी अरब की कंपनी है और ये तेल की कंपनी है, मतलब तेल से संबंधित तेल क्षेत्र में है, तेल कंपनी है ये सऊदी अरामको। ठीक है, अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल है, उसके संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स क्या थे? संस्थापक। एप्पल के संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स थे संस्थापक। इन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी एप्पल कंपनी की। और ये महंगे महंगे आईफोन्स, लैपटॉप्स वगैरह की बहुत बड़ी कंपनी है, जो आपको पता है सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसके अलावा बात करें तो अभी एप्पल के सीईओ कौन है वर्तमान में? तो एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ हैं, अभी एप्पल के सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के वर्तमान सीईओ हैं टिम कुक। अब बात करते हैं अमेजन कंपनी के बारे में। अमेजन कंपनी, इसके सीईओ हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस किसके सीईओ हैं? अमेजन कंपनी के। और उनके बारे में एक और फैक्ट, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। अब फेसबुक की बात करें, फेसबुक आप भी चलाते होंगे, इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग हैं जो फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कि सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है एप्पल। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, सीईओ है टिम कुक। उसके अलावा बात करें अमेजन की, तो अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, तो कृपया इनको ध्यान रखें अच्छे से। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी बनाने की योजना को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव योजना बनाई है एक 3 राजधानी बनाने का। तो उस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, उस योजना को मंजूरी दे दी है। अब ये मामला हाई कोर्ट में है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में है कि वो क्या करता है कि योजना को मंजूरी देता है नहीं। अब बात हो रही है 3 राजधानी की, तो 3 राजधानी कौन सी बन रही है? एक तो बन रही है करनूल, एक है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पहली है करनूल, एक है विशाखापट्टनम और एक है अमरावती।
बात चल रही है आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाने की। तो 3 राजधानियां बना रहे हैं, तो कौन कौन सी का नाम चर्चा में? तो पहला कर्नूल, एक विशाखापट्टनम, एक अमरावती। इन तीनों को राजधानी बनाने का प्रस्ताव है, तीनों को राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही है। 2024 तक यही राजधानी रहेगी, उसके बाद तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश की अगर प्रस्ताव पास होता है तो ये तीनों राजधानियां बन जाएगी, वरना अमरावती प्रस्तावित आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का भी सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? अभी मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी हैं। जगनमोहन रेड्डी है अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल बात करें तो राज्यपाल हैं विश्वभूषण चंद्रन है जो राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम्स में, याद रखने। और एक और बात, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। कब हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। एक और बात, आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं इसे। एक और बात, आंध्र प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट नदियां बहती है, कृष्णा और गोदावरी। कौन कौन सी? कृष्णा और गोदावरी 2 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदियां भी बहती है। इनको याद करने का तरीका जीके, जी से गोदावरी, के से कृष्णा, जीके इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 राजधानियां बनाने की योजना को राज्यपाल ने मंजूरी दी है? अभी हाईकोर्ट में है इसका मामला, जल्दी जो भी है फैसला हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाद चीनी कंपनी टिकटॉक को बैन करने का फैसला लिया है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है नेपाल, चौथा है मालदीव। तो हाल ही में भारत ने टिकटॉक को बैन किया है। टिकटॉक जो कंपनी है, एक ऐप भी है उसका, तो उसको जो बैन किया है भारत के बाद किसने किया है? अमेरिका ने किया है। भारत के बाद अमेरिका ने भी टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? सब जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस चीनी कंपनी को आईपीएल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है? पहला ऑप्शन है डीएलएफ, दूसरा है बायजूस, तीसरा है वीवो, चौथा है टिकटॉक। क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल के स्पॉन्सरशिप से किसे हटाया? कौन सी कंपनी को हटाया है? तो वो हटाया वीवो को। किसे हटाया? वीवो को। वीवो के साथ जो करार था स्पॉन्सरशिप का आईपीएल का, उसको बीसीसीआई ने भी हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। टिकटॉक का पता है आपको, टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया है। टिकटॉक समेत स्टार्ट में 59 कंपनियों को, उसके बाद 57 पहले 59 ऐप्स को, फिर 47 ऐप्स को बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया भारत में। अब बात करें डीएलएफ के बारे में। आईपीएल का पहला प्रायोजक था डीएलएफ। आईपीएल का पहला स्पॉन्सरशिप या प्रायोजक बोलते हैं इसको हिंदी में, वो था कौन सा था? डीएलएफ। ये इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी है। उसके बाद बायजू। बायजू क्या है? बायजू बीसीसीआई या इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसका प्रायोजक है बायजूस। क्या है? प्रायोजक। बायजूस एक एजुकेशनल कंपनी है बायजूस। ठीक है। इसके मालिक है रविंद्रन बायजू, और इसको बीसीसीआई ने 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक बनाया है, स्पॉन्सर दिया है, स्पॉन्सरशिप किया है। मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें आपने देखा होगा टीम इंडिया की जर्सी पे सामने फ्रंट पे बायजूस लिखा हुआ दिखता है। ठीक है। तो ये बीसीसीआई और भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम का प्रायोजक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोनों ही, तो याद रखना इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव किसे बनाया है? पहला ऑप्शन है रघुराम राजन,
दूसरा है शक्तिकांत दास, तीसरा है हार्दिक सतीश चंद्र साहा, चौथा है सुभाष गर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र साहा। अब इसको याद करने का तरीका कि किसे बनाया गया है, तो इसमें देखो अमित शाह का शाह आ रहा है, हार्दिक पटेल का हार्दिक आ रहा है और सतीश चंद्र आ रहा है। ठीक है, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को मोदी का निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। अब बात करें ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन है रघुराम राजन, ये हैं एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, एक्स आरबीआई गवर्नर, मतलब आरबीआई के गवर्नर रहे पहले। ठीक है, रघुराम राजन। शक्तिकांत दास, ये भी आरबीआई गवर्नर है, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर है। सुभाष गर्ग, यह है भारत के वित्त सचिव, कौन है, वित्त सचिव है ये भारत के, वित्त सचिव कौन है, सुभाष गर्ग। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक के प्रमुख किसे बनाया गया, कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के प्रमुख किसे बनाया गया। पहला ऑप्शन है शक्तिकांत दास, दूसरा है सुभाष गर्ग, तीसरा है शशिधर जगदीशन, चौथा है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख किसे बनाया गया, वो बनाया है शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी का नया प्रमुख बनाया गया। शक्तिकांत दास आपको पता है आरबीआई के गवर्नर है, सुभाष गर्ग वित्त सचिव है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि एचडीएफसी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, तो शशिधर जगदीशन को बनाया गया है। ओके, तो अच्छे क्वेश्चन याद। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गोवा, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तराखंड। कि हाल ही में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ खोला जा रहा है, उत्तराखंड में क्या खोला जा रहा है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, भारत का पहला। ठीक है, उत्तराखंड। अब यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून क्या है, राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो उत्तराखंड के सीएम है। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य कहाँ की राज्यपाल है, तो वह है उत्तराखंड की। इसको याद करने की कोई ट्रिक, कि जैसे छोटा बेबी होता है, बच्चा होता है, उसको मान लो उसने ऊपर चढ़ गया, छत पे चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ गया, तो उसको बोलेंगे बेबी उतर जा, बेबी उतर जा वरना गिर जाएगी। तो उत्तराखंड से बेबी उतर जा, बेबी उतर जा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राजधानी है देहरादून। और अभी एक और राजधानी बनाई गई है, देहरादून की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया, कौन सी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, तो वो बनाया गया गैरसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है जयपुर, चौथा है गोवा। कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है पटना में। कहाँ खोला गया, पटना में। पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में खोला जा रहा है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसके अलावा एक और है ऑप्शन है भागलपुर, यहाँ पे बिहार का, कहाँ का, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है। कछुआ पुनर्वास केंद्र, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है, तो खोला गया भागलपुर बिहार में, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है केरल। ठीक है, कि हाल ही में कौन से राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये की है राजस्थान ने। किसने की है, राजस्थान ने। अब ये क्या योजना है, इस योजना के द्वारा लोगों को 8 रुपये में खाना मिलेगा। कितने में, 8 रुपये थाली में खाना मिलेगा इसमें। ठीक है, 8 रुपये थाली में खाना मिलेगा, पौष्टिक। ओके, अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी बोलते हैं। ठीक है,
राजस्थान की राजधानी जयपुर। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं यानी गवर्नर, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कलराज मिश्र हैं जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। बात हो रही राजस्थान, तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। और राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। कौन सी योजना शुरू की है? इंदिरा रसोई योजना बाय राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, तो याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है चंद्रयान, दूसरा है मार्स 2020, तीसरा है मंगलयान, चौथा है तियानवेन फर्स्ट। तो हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है मार्स 2020। ठीक है, अब ये किसका मिशन है? तो ये अमेरिका का मिशन है। किस लिए है? मंगल ग्रह के लिए। किस लिए? मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए। एक और बात, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। तो ये भी याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह है। यह बात हो रही नासा की। तो नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का पूरा नाम है। ठीक है, और नासा का मुख्यालय है जो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ये अमेरिका की स्पेस रिसर्च सेंटर का इंस्टीट्यूट है। अमेरिका की जो साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट है वो है ये नासा, अमेरिका के। ठीक है, और इसको मार्च 2020 को भी हाल ही में जुलाई में लॉन्च किया गया है मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, अब बात करें पहले ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है चंद्रयान, ये भारत का चंद्र मिशन था। आपको पता है 2 मिशन भारत ने लॉन्च कर चुके हैं। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ मंगलयान, ये भी भारत का एक मंगल मिशन था जो मंगल ग्रह के लिए था। और ये तियानवेन फर्स्ट, तो यह है जो चीन का, कहाँ का? चीन का मंगल मिशन था जो भी हाल ही में जुलाई 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत के 2 मिशन हैं, चंद्रयान और मंगलयान। कभी पूछ ले तो भारत के हैं दोनों मिशन। मार्च 2020 अमेरिका और नासा का हो गया। यह है तियानवेन फर्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 2020 में इसको लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। चीन का पहला मंगल ग्रह के लिए मिशन है, उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। याद रखना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था इसके बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है? कि हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है उत्तर कोरिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ईरान। ठीक है, कि अभी हाल ही में कौन से देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा ईरान। कौन सा होगा? ईरान। अब ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान। कौन सी राजधानी है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, ये है राष्ट्रपति ईरान के। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। राजधानी है तेहरान। तो अभी ईरान ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? पहला ऑप्शन है 29 जुलाई, दूसरा है 2 अगस्त, तीसरा है 5 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 4 अगस्त। ठीक है, तो हाल ही में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किया गया है, राम मंदिर की नींव रखी गई है। कब रखी गई है? वो 5 अगस्त को रखी गई है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी गई है, शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो याद रखना। और एक और ऑप्शन है 29 जुलाई, इस दिन मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। कौन सा? विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब बात करें अयोध्या के श्री राम मंदिर के बारे में। श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में।
श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में बात करें तो ये अयोध्या में तो बन ही रहा है, ठीक है। और एक और बात, अयोध्या का पुराना नाम पूछते हैं कई बार, तो अयोध्या का पुराना नाम है फैजाबाद। क्या है? फैजाबाद। अयोध्या का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है फैजाबाद। अयोध्या है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है अयोध्या। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम फैजाबाद था। और अयोध्या, एक और बात पूछा गया किसने, ये सरयू नदी के किनारे पड़ता है। किसके किनारे? सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे पड़ता है अयोध्या, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 5 दशक से विवाद चल रहा था श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में। तो ये फैसला आया था पिछले कुछ दिनों दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर। उसके बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रकृति जोरों पर थी। तो जो विवादित ज़मीन थी इस मामले की, वो थी 2.77 एकड़ ज़मीन। इस पर विवाद था, 2.77 एकड़ ज़मीन पर विवाद था, जो क्लियर हुआ है, पर विवाद था, ठीक है। अब यहाँ पे मंदिर बन रहा है, उसको बनाएगी कौन? तो बनाने वाली कंपनी का नाम है L&T कंपनी। जो राम मंदिर का निर्माण कर रही है वो L&T कंपनी काम कर रही है, इसका निर्माण कर रही है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी इसका पूरा नाम है, ये काम कर रही है। और ये निर्माण होगा 3.5 साल में पूरा, 3.5 वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इसका टारगेट है 3.5 साल में पूरा होने की, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो बनेगा 3 मंजिला। कितना बनेगा? 3 मंजिला इमारत बनेगी ये, ठीक है। 3 मंजिला इमारत बनेगी, मतलब 3 मंजिला होगा ये मंदिर। 3 मंजिला इमारत, मंदिर की ऊंचाई होगी। और अयोध्या की एक और बात कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट। कितनी होगी? 161 फीट ऊंचाई होगी, 161 फीट, ठीक है। तो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त को। अयोध्या पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद है। अयोध्या पड़ता है सरयू नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? सरयू नदी के किनारे। और जो विवाद था, जिस ज़मीन जो कोर्ट में मामला चल रहा था पहले अयोध्या में, वो 2.77 एकड़ ज़मीन थी, उस पर विवाद चल रहा था। और जो अभी श्री राम मंदिर का निर्माण करेगी उस कंपनी नाम है L&T कंपनी। और ये पूरा होगा 3.5 साल में, लगभग 3.5 वर्ष में पूरा होगा। 3 मंजिला मंदिर बनेगा और इस मंदिर की ऊंचाई होगी 161 फीट। ये अभी है 161 फीट ऊंची, जो पहले थी वो 141 फीट थी। कितनी थी? 141 फीट इन्होंने पहले ऊंचाई रखने का फैसला किया था, लेकिन अभी इन्होंने 20 फीट बढ़ा के 161 फीट कर दिया गया है। तो पहले पूछे कि पूर्व में ऊंचाई कितनी थी, अब कितनी रखी थी? तो पूर्व में ऊंचाई का रखी थी 141 फीट, ठीक है। तो ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य को केसर के लिए जीआई टैग मिला है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल। आपके सामने बात कर रहे हैं केरल के लिए केसर के लिए जीआई टैग के बारे में। आपको पता है कि केसर सबसे ज़्यादा इंडिया में ऐसा एकमात्र राज्य जहाँ पे होती है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है केसर के लिए। अभी जीआई टैग क्या है? यह हाल ही में पिछले 2-3 सालों से बहुत चर्चा में कि जीआई टैग क्या है। तो इसका पूरा नाम है जीआई का जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इसका हिंदी में नाम होता है भौगोलिक संकेतक। जीआई का मतलब भौगोलिक संकेतक। अभी जीआई टैग क्यों दिया जाता है कि जिस राज्य में या जिस जगह कोई भी चीज़ की बहुतायत मात्रा में उसका उत्पादन होता है या उसका एकाधिकार होता है उस क्षेत्र में, उसको जीआई टैग देते हैं। कि जैसे केसर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, तो इसको जीआई टैग दिया है उस राज्य को जिसमें ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, वहाँ उसका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है UAE या संयुक्त अरब अमीरात इसका पूरा नाम है। वह बात तो हो रही कि अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर किस देश ने स्थापित किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा UAE, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। अब यह संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही थी, इसकी राजधानी है अबू धाबी। क्या है राजधानी? अबू धाबी, ठीक है, वो राजधानी है UAE की। एक और बात आपने सुना होगा दुबई शहर का नाम, तो दुबई शहर भी UAE में पड़ता है, दुबई का सबसे बड़ा शहर है, सॉरी UAE का सबसे बड़ा शहर है दुबई, जो पड़ता है UAE में। एक और बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की है बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। और अफगानिस्तान की काबुल है, ठीक है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पहल, दूसरा है लीड, तीसरा है दृष्टि, चौथा है परख। तो आपके सामने ऑप्शन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है या जारी की गई है, उसके अनुसार एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परख। क्या नाम है? परख उसका नाम है। अभी 1986 के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चेंज कर दिया है, आपको पता है। तो जो मूल्यांकन केंद्र बना है उसका नाम परख रखा। परख को इंग्लिश में एक जांच, ठीक है, तो इसका नाम परख रखा गया है। और दूसरी बात करें कि परख रखा गया है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, ये शिक्षा नीति किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने जारी की है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है शिक्षा नीति, ठीक है। और पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं था भारत में, इसका नाम कुछ और था, ये नाम अब बना है, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय अब किया। पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये पहले नाम था इसका, पूर्व में नाम था जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, HRD मंत्रालय बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अभी शिक्षा मंत्री में तो HRD मिनिस्ट्री या मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक, ये थे मानव संसाधन विकास मंत्री। तो यही अब हो गए शिक्षा मंत्री, भी यही हो गए। कौन हो गए? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की है और परख जो मूल्यांकन केंद्र है उसका इन्होंने नाम दिया है, उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। एक और बात कि 2020 में, मतलब अब के बाद राष्ट्रीय GDP, जो GDP है उस GDP का लगभग 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्चा होगा। 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। शिक्षा पर कितना खर्च होगा? 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा, ठीक है। और पहले कितना होता था? पहले होता था 4.44 के लगभग पहले खर्च होता था। पहले कितना? 4.44। क्योंकि पहले जो मूल्यांकन केंद्र बनाया उसका नाम परख है और किसने जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय, या जिसे पूर्व में बोलते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने इसको जारी किया है। और शिक्षा नीति को जारी किया था, यहाँ पे मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जारी किया। अब भारत सरकार शिक्षा पर 6% GDP का हिस्सा खर्च करेगी। पहले था 4.44% के लगभग होता था खर्च GDP का शिक्षा पर, ठीक है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले शीर्ष पर हैं? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है नेपाल। तो इसमें अपना देश भारत है जो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में 1 नंबर पे है, नंबर 1 है। कौन है? भारत, ठीक है। तो ये भी याद रखना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस राज्य ने एक मास्क आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किसने शुरू किया? अभी कोरोना वायरस के दौरान मास्क बहुत चर्चा में चल ही रहा है,
तो जो ये अभियान है शुरू किया मध्य प्रदेश MP ने। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, दूसरा है राजीव महर्षि, तीसरा है मनोज सिन्हा, चौथा है राधाकृष्ण माथुर। ठीक है, तो बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मनोज सिन्हा। इनको मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। इनसे पहले कौन थे? तो पूर्व में थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ये थे, इनसे पहले थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। एक और ऑप्शन आया राजीव महर्षि, ये क्या थे? ये कैग थे। क्या थे? कैग। लेकिन इनको उठाकर अब इनके आगे लग गया एक्स कैग, मतलब ये पूर्व कैग के हो गए और अब कौन बन गया कैग में? ये गिरीश चंद्र जी हैं, इनको कैग बनाया गया है, भारत का कैग। कैग बोले तो कंट्रोल ऑडिटर जनरल बनाया गया भारत का। तो नए कैग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और नए राज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, और ये पहले थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। और एक और बात आ रही है ऑप्शन डी की, राधाकृष्ण माथुर। ये क्या है? तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। कौन है? राधाकृष्ण माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर। एक और बात, पिछले साल 2019 से 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। उसके बाद वहाँ पे उपराज्यपाल बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी राज्यपाल थे सॉरी उसके बाद, और अभी जो लद्दाख के राज्यपाल हैं वो है राधाकृष्ण माथुर। दोनों जो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उनके लद्दाख के तो हैं राधाकृष्ण माथुर, अभी जम्मू कश्मीर के बन गए मनोज सिन्हा, और पहले कैग थे राजीव महर्षि, लेकिन इनके स्थान पर नए कैग बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना, नए कैग बनाया गया गिरीश चंद्र मुर्मू। एक और बात, इनका नाम शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इनका नाम आ सकता है GC मुर्मू, कई जगह इनका नाम शॉर्ट में भी है, तो याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना, गिरीश मुर्मू या GC मुर्मू, तो याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है MS धोनी, दूसरा है इयोन मोर्गन, तीसरा है क्रिस गेल, चौथा है बेन स्टोक्स। आपके सामने ऑप्शन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं। ये रिपोर्ट है या क्वेश्चन है 5 अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, तो इसके अनुसार इस तारीख तक कौन से कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? तो वो बने हैं इयोन मोर्गन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, कहाँ के? इंग्लैंड के कैप्टन है ये। इन्होंने 213 छक्के मारे हैं कप्तान के तौर पर। कितने? 213 छक्के। ठीक है, 213 छक्के इन्होंने 213 छक्के मारे। इनसे पहले सर्वाधिक छक्के मारने वाले कप्तान थे MS धोनी, 211 छक्के। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। ओके, अब बात करते हैं इयोन मोर्गन की। तो इयोन मोर्गन इसके अलावा एक और रिकॉर्ड इनके नाम है कि वनडे में, ODI या वनडे बोलते हैं जिसे, ODI की एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है। एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है। ठीक है, मारने का रिकॉर्ड है, मारने का रिकॉर्ड कितने मारे? 17 छक्के। 17 छक्के मारे इन्होंने एक पारी में। इयोन मोर्गन के नाम एक और रिकॉर्ड है, वनडे या ODI की एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है। 17 छक्के मारे थे इन्होंने एक इनिंग्स में 2019 के वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा बात करें क्रिस गेल की, तो क्रिस गेल कौन है? यह है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, T20 और वनडे को मिलाकर सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है, वो है 534 अंतर्राष्ट्रीय छक्के। 534 अंतर्राष्ट्रीय छक्के सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक छक्के मारने वाले, ठीक है, खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 534 छक्के मारे। इसके अलावा
वर्ल्ड कप में 40 छक्के हैं, 40 वर्ल्ड कप में छक्के, वो हैं सर्वाधिक, किसी भी ने भी नहीं मारे 40 छक्के, जो इनका नाम रिकॉर्ड है कि वो वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, तो वो है क्रिस गेल के नाम, 40 छक्के सर्वाधिक हैं ये जो। एक और बात हो रही है, इनके नाम की चर्चा है, तो एक और बात करें तो इन्होंने एक बायोग्राफी लास्ट ईयर जारी की थी या लिखी थी, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? नाम था सिक्स मशीन। सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? तो वह है क्रिस गेल की, यही इनकी बायोग्राफी थी, ठीक है। क्या नाम था? सिक्स मशीन, पूछा गया किसने लास्ट एग्जाम्स में। एक और बात करें बेन स्टोक्स के बारे में, तो बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। इनके नाम अभी हाल ही में नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हैं ये। और इसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। तो 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो वो थे बेन स्टोक्स। पूछ सकते हैं ये भी, तो इनका नाम चर्चा में है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चारों याद रखना कि सर्वाधिक छक्के मारने वाले कप्तान बने हैं इयन मॉर्गन, 213 छक्के, उनसे पहले MS धोनी 211 छक्के। क्रिस गेल के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड है 534। इन्होंने वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 40 छक्के मारे हैं। इसके अलावा इनकी आत्मकथा है ये सिक्स मशीन। और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 2019 के वर्ल्ड कप के ये फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो याद रखना इनको, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा है नेपाल। तो अभी ब्रिटेन देश ने गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करने की घोषणा करी है, तो ये भी याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मॉरिशस, चौथा है केन्या। कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? तो वो किया है मॉरिशस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। में बात हो रही है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। क्या है? पोर्ट लुई, ये राजधानी है मॉरिशस की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, यह है यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। किस देश में उद्घाटन किया सुप्रीम कोर्ट भवन का? तो मॉरिशस में किया है। यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुई। राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन हैं। मॉरिशस देश से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकते हैं, तो इनके बारे में याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों का पता लगाया है या सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है चीन, चौथा है भूटान। तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। कि स्विट्जरलैंड में सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है। कौन से ग्रह पर की है? तो शुक्र ग्रह पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो वो की है शुक्र ग्रह पर। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, ये हाल ही में विश्व में सबसे पहले किस देश ने कोरोना वैक्सीन के सभी मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका। तो अभी हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन के सभी परीक्षणों पर मतलब मानव पे परीक्षण किए हैं वो पूरा किया है? तो किसने किया है? वो रूस ने किया है। रूस देश ने जो कोरोना अभी महामारी चल रही है, तो कोरोना की दवाई बनाई है या वैक्सीन बनाई है, कोरोना की जो वैक्सीन बनाई है इस पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये 3 स्टेप में परीक्षण होता है, 3 चरण होते हैं इसके परीक्षण के। तो इन्होंने मानव पर किया है, मतलब मनुष्य पर इन्होंने परीक्षण किया है। इस दवाई का सफलतापूर्वक वैक्सीन का टेस्ट कर लिया गया। जल्द ही रूस देश
विश्व में शायद सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाला देश बन जाएगा। तो याद रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस देश ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की, तो रूस देश ने की है। इन्होंने सबसे आगे अब तक दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय ने 240 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा है केरल। तो ये भी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने, किसने? उत्तर प्रदेश ने 240 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि ठीक है, इन्होंने एक ही दिन में 240 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, 240 विभिन्न प्रकार के एक ही दिन में। ठीक है, इनका रिकॉर्ड बनाया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री मतलब योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल है। ठीक है, ओके, तो याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के नए कैग कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है राजीव महर्षि, दूसरा है मनोज सिन्हा, तीसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू और चौथा है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कैग कौन बने हाल ही में? कैग। ठीक है, तो कैग अभी हाल ही में कौन बने उसके बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन राजीव महर्षि। आपको पता हो तो पिछले दिनों ये कैग थे, मतलब कैग कौन थे? राजीव महर्षि, लेकिन इनको उठा दिया गया है, इनकी जगह नए बनाए गए हैं। वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये पूर्व कैग हो गए, मतलब इनसे पहले थे ये। ठीक है, राजीव महर्षि। तो याद रखना, पूछ ले कि नए अभी गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, इनको किन की जगह बनाया गया? तो राजीव महर्षि की जगह इनको बनाया गया है। ठीक है, अब बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में। मनोज सिन्हा कौन है? इनको अभी जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल, उपराज्यपाल बनाया गया है। उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का। और हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये बने पीएम मोदी के निजी सचिव। पीएम मोदी के निजी सचिव बनाए गए हैं ये। ठीक है, पीएम मोदी के निजी सचिव बनाए गए, सेक्रेटरी। ठीक है, तो याद रखना, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, गिरीश चंद्र मुर्मू को शॉर्ट फॉर्म भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है एग्जाम में, जीसी मुर्मू। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू एक ही बात है। ये बात हुई कैग की, कैग क्या है? तो कैग के बारे में बात करते, इसका पूरा नाम है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल कैग का पूरा नाम है इंग्लिश में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग का हिंदी में नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं, कैग कौन बनाए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, ये तो आपको पता है। और इसके अलावा जो कैग का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 148 में है। 148 में कैग का वर्णन, कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है इसको। इसके बाद बात करें कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मतलब उम्र अगर पहले हुई या तो 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, या अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई तब तक वो बने रहेंगे पद पे। ठीक है, तो इनके वेतन की बात करें तो वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। 2.5 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति।
नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2.5 लाख प्रति माह इनकी सैलरी है, वेतन है, 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? पहला ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, दूसरा है देवलाली से दानापुर, तीसरा है आगरा फोर्ट से बांदीकुई, चौथा है कोलकाता से आसनसोल। पूछा कि लेटेस्ट में हाल ही में किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? ठीक है, तो ये चलाई गई है देवलाली से दानापुर के बीच। किसके बीच? देवलाली से दानापुर के बीच। वे देवलाली पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, देवलाली पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में, दानापुर पड़ता है बिहार में। तो मतलब नासिक से और बिहार के बीच चलाया गया है देवलाली से दानापुर। ये जगह है, दोनों स्टेशनों के नाम हैं। और ये किसान रेल क्या है? ये किसान रेल एक पार्सल ट्रेन है जो शुरू की गई है इंडिया द्वारा, भारत सरकार द्वारा, जिसमें किसान अपनी साग सब्जी वगैरह जो भी है उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। उनके एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मुंबई से ठाणे। आपको पता हो तो भारत की पहली ट्रेन चली थी, वो चली थी मुंबई से ठाणे। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये 34 किलोमीटर दूरी पर चली गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर दूरी तक चली गई थी। और कब चली गई थी? तो ये चली गई थी 1853 में, 16 अप्रैल। ये चली गई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से ठाणे भारत की पहली ट्रेन थी, 34 किलोमीटर दूरी थी इसकी। ठीक है, तो याद रखना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये तीसरा ऑप्शन आता है आगरा फोर्ट से बांदीकुई। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में पहली रेल कहाँ चली? तो वो चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई। तो राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन यहीं चली थी। राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता से आसनसोल। इससे क्वेश्चन ये बनता है कि 1984 में, कब? 1984 में भारत की पहली मेट्रो स्टेशन चली थी कोलकाता में। कहाँ चली थी? कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो वो चली थी कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन मैंने क्लियर किया, आपको समझ में आया होगा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर दूरी थी, लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। और अभी जो ट्रेन चली किसान ट्रेन, देवलाली से दानापुर। और राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई। सबसे पहले भारत में मेट्रो ट्रेन चली थी कोलकाता में। ठीक है, नंबर 3, हाल ही में आईसीसी ने किस देश को 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत, तीसरा है वेस्ट इंडीज, चौथा है नेपाल। ये हाल ही में आईसीसी ने किस देश को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मेजबानी सौंपी है? तो वो सौंपी है भारत को। किसको सौंपी है? भारत को। उससे पहले बात करें, T20 वर्ल्ड कप 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। तो अब की बार 2020 में होगा, वो 2022 में 1 साल छोड़ के वापस ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में पहले इंडिया में होने वाला था, तो वो इंडिया में ही होगा। जो 2020 का हो रहा है उसको अगली बार वापस 2022 में इसको ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी दी गई है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। 2021 में भारत में होगा, 21 में T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके अलावा 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसको बोलते 50 ओवर या वनडे वर्ल्ड कप, 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का होता है ओडीआई मैच, उसका वर्ल्ड कप होगा भारत में। और अब ये T20 है 20 ओवर वाला मैच जो होगा भारत में 2021 में। एक और बात करें, T20 की बात आई है वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम है वेस्ट इंडीज। सर्वाधिक T20 वर्ल्ड कप जीते हैं 2 बार इसने। सर्वाधिक बार T20 वर्ल्ड कप विजेता 2 बार जीते हैं इन्होंने। ठीक है, 2 बार।
याद रखना। और भारत ने जीता एक बार 2007 में। भारत ने कब जीता? 2007 T20 वर्ल्ड कप। याद रखना, उस टाइम कप्तान थे MS धोनी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है असीम खुराना, दूसरा है अरविंद सक्सेना, तीसरा है शशिधर जगदीशन, चौथा है प्रदीप कुमार जोशी। तो हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी पहले अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना। कौन थे? अरविंद सक्सेना यूपीएससी चेयरमैन थे। इसको अध्यक्ष को चेयरमैन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये थे। इनकी जगह अभी प्रदीप कुमार जोशी को नया यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? प्रदीप कुमार जोशी को। ऑप्शन में आपको PK जोशी भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? PK जोशी भी। तो याद रखना, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसके अलावा बात करें शशिधर जगदीशन की, ये हैं HDFC बैंक के अभी CEO नियुक्त किए गए हैं। ये भी करंट में चर्चा में, तो याद रखना। और असीम खुराना ये है SSC चेयरमैन। कौन है? SSC चेयरमैन। ये गुजरात से हैं। पिछले दिनों में बहुत चर्चा में थे लास्ट ईयर, क्योंकि इनका SSC का जो कार्यकाल था इनका वो खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद सरकार ने इनको दोबारा नियुक्त कर दिया SSC चेयरमैन के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद किस कंपनी को दूसरे सबसे बड़े ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है किसको? रिलायंस को। किसको दिया गया है? रिलायंस को। रिलायंस को दिया गया है वो दर्जा, ठीक है। तो याद रखना, एप्पल के बाद फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में किसको दिया गया है? तो रिलायंस को। रिलायंस के मालिक है मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 8 अगस्त, दूसरा है 9 अगस्त, तीसरा है 10 अगस्त और चौथा है 12 अगस्त, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो मनाया गया है 9 अगस्त को। कब मनाया गया है? 9 अगस्त को। एक और बात करें 8 अगस्त, इस दिन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखना इसको। और ये 10 अगस्त, इस दिन मनाया जाता है विश्व ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस। जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। तो याद रखना, आ जाए तो। एक और है 12 अगस्त, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है इस दिन। इस दिन मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, ठीक है। ये बात हो रही विश्व आदिवासी दिवस की। आदिवासी दिवस के स्थान पर आपको जनजाति दिवस, जनजाति दिवस या मूल निवासी दिवस भी मिल सकता है, ठीक है। आदिवासी वर्ड के स्थान पर आपको जनजाति दिवस या मूल निवासी दिवस मिल सकता है। तो यही आंसर है, इसका कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही बात है, पर्यायवाची एक दूसरे के। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1982 से। कब हुई थी? 9 अगस्त 1982 से, ठीक है। तो ये भी याद रखना कब हुई थी शुरुआत। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली आदिवासियों के हित के लिए मीटिंग हुई थी। उस दिन से निर्णय लिया गया विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाए, ठीक है। अब मैं बात करूँ आदिवासी की। आदिवासी, ये आदिवासी कौन है? आपने सुना होगा आदिवासी आदिवासी, अरे आखिर है कौन ये आदिवासी? यहाँ आदि का मतलब होता प्राचीन या शुरू, प्राचीन से या शुरुआत से। और वासी को पता है आपको, निवास करने वाला, निवास करने वाला, ठीक है। आदि का मतलब होता है प्राचीन, शुरुआत से, और वासी का मतलब निवास करने वाला। आदिवासी या मूल निवासी, मूल का मतलब आप ये बता रहे तो शुरुआत या प्रारंभ से। तो ये आदिवासी हैं जो किसी भी टेरिटरी, प्रांत, देश या किसी भी हिस्से के वो लोग हैं जो शुरुआत से, वहाँ जब शुरुआत हुई थी वहाँ के रीजन क्षेत्र की, तो वहाँ स्टार्ट से थे, शुरुआत से वहीं के थे, मतलब मूल निवासी वहीं के थे। जैसे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की शुरुआत से वो यहीं रहते आए हैं, यहीं के थे लोग। मतलब कि कई विदेशी आए यहाँ पे, मुगल आए, कई सारे और राजा आए, सुल्तान आए, जो भी हैं वो आए, तो यहाँ आकर बस गए। उसके बाद धीरे धीरे आदिवासियों को दमन होने लगा, उनको हर जगह दबाया जाने लगा, उनके साथ अत्याचार होने लगा, और वो जो बाहर से जातियाँ आई थी उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। और आज भी यही हाल है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, और कई जो बाहरी लोग, बाहरी जातियाँ, उनके लोग शासन कर रहे हैं।
बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार बहुत योजनाएं बनाती है लेकिन वो सिर्फ कागजों में रह जाती है, इनकी कोई वो सुनता नहीं है जल्दी से। इन पे अत्याचार होते हैं हर जगह। आपको पता है, कई बार अखबारों में आपने सुना होगा कि आदिवासी ये हुई। दूसरी बात, इनको ये हैं प्रकृतिवादी, प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कोरोना से पूरा विश्व संकट में है, लेकिन आदिवासी लोगों को 0% किसी में भी कोई भी बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। ये मतलब जो अपने खान पान में होता है उसमें हरी सब्जी वगैरह ये खाते हैं, और ज़्यादातर ये लोग जंगल में रहते हैं, और इनका जो रहन सहन है, खान पान सबसे अलग है। इनके जो घर हैं वो भी एक डिस्टेंस वाइज दूर दूर इनके घर बनाते हैं, ये डिस्टेंस रखते हैं, और ये चीज़ है। और ये पेड़ पौधे के संरक्षण में, जंगल के संरक्षण में लगे हुए हैं। आपको पता है कि दुनिया की कोई सी भी इमारत, कोई से भी बिल्डिंग, कोई सी भी मतलब जो चीज़ बनती है वो मेहनत वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और जो गरीब वर्ग हैं उन्हीं के खून पे, उन्हीं के खून से सींच कर या उन्हीं के खून पर उनकी नींव रखी जाती है। आपको पता है कि इनके निर्माण कौन करता है? मजदूर वर्ग। बड़े लोग बनवाते, लेकिन करता कौन है निर्माण? मजदूर वर्ग। कई बार पता होता है इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, तो वहाँ पे मजदूर लोग वगैरह मर भी जाते हैं नीचे दब के कैसे भी। तो ये जो बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें आप देखते हैं उन पे सब पे गरीब, कमज़ोर और मजदूर लोगों के खून के धब्बे होते हैं, उन्हीं पे ये लोग शासन करते हैं। उनके बारे में कोई ज़्यादा हमदर्दी नहीं दिखाता, हर जगह इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। अभी हाल ही में आपको पता हो तो गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है सरदार पटेल जी की। तो वहाँ भी लगभग 1 से 1.5 लाख आदिवासी लोगों को विस्थापित करके वहाँ से हटाकर उनके स्थान पर वो मूर्ति बनाई गई है। अब इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को वहाँ से हटा कर मूर्ति बनाना, क्या इंपॉर्टेंस रह गई उसकी, ये बताइए। वहाँ से फिर उनको हटा दिया गया, दूसरी जगह उनको ज़मीन भी नहीं दी गई, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और राजस्थान में भी स्पेशली हैं आदिवासी लोग, जहाँ भी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में इतना बुरा हाल है, उन लोगों को नक्सलवादी करार देकर, आतंकवादी करार देकर उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा होता है। नक्सलवादी क्यों बनते हैं? वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जब उनके बारे में कोई सुनता नहीं है तो फिर उनको मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है, फिर वो नक्सलवादी बन जाता है। अब सरकार इन पर ध्यान दे, उनके जो क्षेत्र है, उनका राज्य है, उनके विकास की ओर ध्यान दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो अपने आप वो सब चीज़ें छोड़ के उसमें आ जाए। लेकिन वहाँ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, सारी चीज़ें, तो इस वजह से ये चीज़ें पैदा होती है। और वो प्रकृति के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, हमें भी जुड़ना चाहिए। और पेड़ पौधे हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्रकृति को बचाना है तो। और ये सच्चाई है, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी होगी तो प्रकृति भी हमें नहीं छोड़ेगी। इसी चीज़ का परिणाम है कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी अभी फैली है, जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। किसी तरीके से देख लो, प्रदूषण देख लो, पेड़ों की कटाई देख लो। पिछले दिनों लास्ट ईयर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अमेजन जंगल में भी आग लगाई गई थी, लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी। वो दुनिया का 60% ऑक्सीजन देता है वो जंगल। कितना? 60% ऑक्सीजन देता है। आप सोचो, जो 60% ऑक्सीजन देता है उस जंगल में आग लग जाए, वहाँ जानवर मरे, पेड़ पौधे खत्म हो तो ऑक्सीजन वगैरह पर्यावरण का क्या हाल होगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब उन जंगलों को जलाकर वहाँ ज़मीन साफ करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, उद्योग धंधे स्थापित की जा रहे हैं। ये चीज़ है, तो सब चीज़ें हो, विकास हो, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं हो, खनन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, हर चीज़ है। तो याद रखें। तो आदिवासी को बचाना है प्रकृति के साथ, प्रकृति को बचाना है उनके साथ आदिवासी भी है। प्रकृति और आदिवासी के एक संबंध है, अगर ये रहेंगे तो हम रहेंगे, वरना हम भी नहीं रहेंगे। तो इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कीजिए, आदिवासी को साथ अच्छे से पेश आए, इनको सम्मान दे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 6 अगस्त, दूसरा है 9 अगस्त, तीसरा है 12 अगस्त, चौथा है 15 अगस्त। तो हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 अगस्त को। अब हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा शहर है कहाँ का? जापान का। ये शहर है कहाँ का? जापान का। जापान का शहर है हिरोशिमा। आपको पता हो तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। तो उस टाइम अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, 2 शहरों को ध्वस्त कर दिया था। वो शहर थे, एक तो था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। कौन सा था?
नागासाकी, एक था नागासाकी, ठीक है। दो शहर थे, एक तो हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो इन दो शहरों पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम। इनको बहुत लाखों संख्या में वहाँ इंसानों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो याद रखना। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, 1945 तक, ठीक है। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, उनकी याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस, 2 दिन है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्फ्यूज होता है कि 6 या 9 अगस्त। तो देखो ये 6 अगस्त को पहले हीरो, स्टार्ट में हीरो आया मूवी में, बाद में उसने विलेन के जो झूठ थे, उनके जो भी उनके बुरे काम थे उनको नंगा किया, सबके सामने नागा किया, तो नागा 9 अगस्त। और ऐसे याद नहीं रखना, नागा 9 नागा, तो याद रख लेना इसको, ठीक है, 9 नागा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश शहीद स्मारक स्थापित करेगा? 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें जो शहीद हुए भारतीय सैनिक थे, उसके बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। आपको पता है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, उनके सम्मान में बांग्लादेश अपने देश में शहीद स्मारक स्थापित करेगा। कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश, ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में श्रीलंका में किसने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? पहला ऑप्शन है गोतबाया राजपक्षे, दूसरा है महिंदा राजपक्षे, तीसरा है एस भंडार नायके, चौथा है सनत जयसूर्या। तो हाल ही में किसने श्रीलंका की चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो वो ली है महिंदा राजपक्षे ने। किसने ली है? महिंदा राजपक्षे ने। और ये कौन सी पार्टी से पूछा जाए तो यह है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, SPP, ठीक है। तो अभी चौथी बार प्रधानमंत्री बने महिंदा राजपक्षे, उनकी पार्टी है श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, इंग्लिश में बोले तो SPP, ठीक है। उसके अलावा बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे, ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और ये दोनों भाई हैं, ये बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं, ठीक है। तो याद रखना, दोनों भाई हैं, राजपक्षे, गोतबाया है जो राष्ट्रपति है, महिंदा राजपक्षे है जो प्रधानमंत्री है। और एक और बात, इनमें कंफ्यूज होता है कि छोटा बड़ा एक जैसे नाम है, तो जैसे भाई बता दिया, तो कौन सा प्रधानमंत्री कौन सा राष्ट्रपति है? तो देखो इसमें आता है गोतबाया, लिखेंगे इसको जी से लिखेंगे, इसको आता महिंदा राजपक्षे, यहाँ से लिखेंगे एम से, शुरुआत में इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो पहले ABCD में अक्सर आता जी और एम आता बाद में। और हमेशा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री का, मतलब बाद में उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का। तो यह सर्वोच्च पद किसका? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति तो पहला नाम आ रहा है जी, तो जी पहले आएगा, एम बाद में। तो राष्ट्रपति सबसे पहले आता है तो जी, बाद में आता प्रधानमंत्री एम। तो ऐसे याद रख लेना कि पहला वर्ड जो इंग्लिश में नेम है उसमें जी पहले आता है, ABCD में तो ये उच्च वाले पद पे है, मतलब राष्ट्रपति पद पे, एम है लास्ट बाद में आता है, तो ये प्रधानमंत्री है। एक और बात करें, 2 ऑप्शन और है यहाँ पे, सनत जयसूर्या, ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे पूर्व में। क्या थे? श्रीलंका के क्रिकेटर थे ये, ठीक है, क्रिकेटर थे श्रीलंका के। और अब ये सरकार में सांसद भी है श्रीलंका में, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पहला ऑप्शन है सुरेश रैना, दूसरा है हरमनप्रीत कौर, तीसरा है सचिन तेंदुलकर, चौथा है A तथा B दोनों को। तो WTF स्पोर्ट्स जो कंपनी है स्पोर्ट्स की, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो किसको बनाया है? रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को, मतलब ऑप्शन डी अपना राइट है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर कौन है? ये क्रिकेटर है, भारतीय महिला क्रिकेटर है, ये भारतीय महिला क्रिकेटर है। और सुरेश रैना ये भी क्रिकेटर है, ठीक है, भारत के क्रिकेटर हैं, याद रखना, पूछ ले तो फिर। और सचिन सर को आप जानते हैं, ये भी क्रिकेटर हैं, ठीक है, द गॉड ऑफ क्रिकेट, ओके। इनकी बुक आई थी, ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे, वो पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, तो याद रखना, प्लेइंग इट माई वे।
इनकी बायोग्राफी का नाम है, तो ये याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसकी 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो मनाई गई है 8 अगस्त को। कब मनाई गई है? 8 अगस्त को। ये कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था। कब हुआ था ये? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था उस दिन, ठीक है। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा है 12 अगस्त, तीसरा 8 अगस्त, चौथा है 9 अगस्त को। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो आपको भी मैंने बताया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। कौन सा? विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, ठीक है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है। और 12 अगस्त को मनाया जाता है, और एक 12 जनवरी। दो चीज़ों में कौन से दिन मनाया जाता है? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर। एग्जाम देने वाले बंदे क्या करेंगे? 12 जनवरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमको पता है युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को, लेकिन 12 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और भारतीय युवा दिवस, मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, कन्फ्यूज होता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोनों में तारीख 12-12 है, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ऐसे नहीं तो ऐसे याद रख लेना। भारत, हमारा देश भारत पहले आएगा, हमारे लिए भारत पहले है, तो पहले महीना कौन सा था? जनवरी। तो जनवरी में राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में? 12 जनवरी, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन एक और मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस और मनाया जाता है इस दिन। तो ये भी याद रखना, पूछ लेते। लेकिन ये युवा दिवस वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख लेना कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा आजकल खा खा के हाथी जैसे मोटे हो गए। कैसे हो गए? हाथी जैसे मोटे हो गए। तो हाथी और युवा का संबंध 12 अगस्त से है, ठीक है, याद रखना। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? तो यूथ, इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, फॉर ग्लोबल एक्शन। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थीम कई बार जो महत्वपूर्ण डेज हैं उनकी पूछी जाती है। हर एग्जाम में दिवस से संबंधित क्वेश्चन एक आध आते हैं, और उनकी थीम जो करंट जो ईयर चल रहा होता है उसकी पूछते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सेल कंपनी के अगले अध्यक्षा किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, दूसरा है सोमा मोंडल, तीसरा लक्ष्मी नाडार, और चौथा है कमला हैरिस। हाल ही में सेल कंपनी की अगले अध्यक्षा, मैंने फीमेल इसलिए अध्यक्षा वर्ड यूज़ किया है, अध्यक्ष भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो बनाया गया सोमा मोंडल को बनाया गया है सेल कंपनी की अध्यक्षा। आपको पता है मोदी सरकार बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको बेच रही है, धीरे धीरे बेचने में लगी हुई है। तो इसके भी चर्चा में कंपनी से संबंधित क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं, तो इसकी अध्यक्षता बनाई सोमा मोंडल को। और लक्ष्मी नाडार सबसे अमीर भारतीय महिला है, ठीक है, याद रखना। और अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। और कमला हैरिस, इनको भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा है शशि थरूर, तीसरा है नीना राय, चौथा ANP। तो हाल ही में एक बुक आई है अमेजिंग अयोध्या। अयोध्या भी हाल ही में चर्चा में है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। तो ये बुक लिखी है वो किसने लिखी है? वो नीना राय ने लिखी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा नेपाल, चौथा है चाइना या चीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हाल ही में सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इस चर्चा में है।
आइए हम आगे इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आपको पता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जकार्ता है। अब ये चर्चा में अभी राजधानी है, क्यों है कि नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। यहाँ पे नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। वो किसे बनाने की चर्चा चल रही है? बोर्नियो द्वीप को। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन हाल ही में इस देश की नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। वो चल रही है बोर्नियो द्वीप को नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है। इस देश में आसपास जो समुद्र के इसके चारों ओर समुद्र है, तो यहाँ दलदली ज़मीन है, और यहाँ जकार्ता में आबादी भी ज़्यादा हुई, इसलिए यहाँ के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया है कि नई राजधानी बोर्नियो द्वीप में बनाया जाए, जो थोड़ा अलग है मेन सिटी से। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो वो है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो है यूसुफ काला। कौन है? यूसुफ काला, यह है यहाँ के उपराष्ट्रपति। और यहाँ पे इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री पद नहीं है। ठीक है, याद रखना इसको। तो इंडोनेशिया चर्चा में है। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और राजधानी है जकार्ता, लेकिन नई राजधानी बनाने की चर्चा चल रही है बोर्नियो द्वीप को। राष्ट्रपति है जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति है यूसुफ काला। याद रखना, ठीक है। हमेशा पूछा गया क्वेश्चन, इससे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कमला हैरिस को किस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा नेपाल, चौथा चीन। तो कमला हैरिस है, उसको किस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है? कमला हैरिस भारतवंशी हैं। इनकी माँ मूल रूप से भारत की थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। तो इसको अमेरिका देश की उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया, और ये उपराष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका की पहली ऐसी महिला है जो उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है। ठीक है, पहले राष्ट्रपति पद के लिए भी खड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने नाम अपना वापस ले लिया था। अब ये अमेरिका में सांसद हैं। ठीक है, और दूसरी बात पूछा जाए किस पार्टी ने उतारा है इनको, मतलब कौन सी पार्टी से? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से। किससे? डेमोक्रेटिक से, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है, याद रखना। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो है रिपब्लिकन पार्टी से। कई बार पार्टी भी पूछी गई है क्वेश्चन है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले एक्टर्स में नंबर 1 पर कौन है? वो है ड्वेन जॉनसन। कौन है? ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन इस सूची में नंबर 1 पर रहे हैं। ड्वेन जॉनसन यह हॉलीवुड के एक्टर हैं। ठीक है, और भारत की बात करें तो टॉप 10 में हैं अक्षय कुमार। टॉप 10 में भारतीय तो वो है अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार टॉप 10 में रहे हैं। ये भी पूछते हैं कई बार। तो हाल ही फोर्ब्स की जो सूची जारी है सर्वाधिक कमाई करने वाले एक्टर्स में, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एक्टर है ड्वेन जॉनसन। भारत की ओर से टॉप 10 में एकमात्र नाम अक्षय कुमार का है। ठीक है, तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है? कौन सा देश कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है रूस। कौन सा देश बन गया है? रूस। रूस ने भी कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है। उसका नाम रखा है स्पुतनिक। स्पुतनिक वी, ये नाम रखा है उस वैक्सीन का। ठीक है, वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक वी, और रूस देश ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है केन्या में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? वो वीरेंद्र पॉल। कौन हुए? वीरेंद्र पॉल हुए हैं। हाल ही में केन्या में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए, मतलब एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, वीरेंद्र पॉल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हसन दियाब ने इस्तीफा दिया। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे लेबनान देश के प्रधानमंत्री। कहाँ के थे? लेबनान देश के। और लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या राजधानी है? बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? पहला ऑप्शन है सुरेश रैना, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी या MS धोनी, तीसरा है सचिन तेंदुलकर, और चौथा है A तथा B दोनों ने। तो हाल ही में आपको पता हो तो 15 अगस्त के दिन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने संन्यास की घोषणा करी है। वो है सुरेश रैना और MS धोनी। मतलब अपना ऑप्शन डी राइट आंसर।
तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को संन्यास की घोषणा की, उसके कुछ देर बाद ही सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, तो याद रखना दोनों। अब देखो तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तो इन्होंने 2013-14 में संन्यास लिया, 13 में। ठीक है, तो याद रखना 2014 में इनको भारत रत्न मिला है, तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना। अभी बात करेंगे सुरेश रैना और MS धोनी के बारे में, कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जो कई बार एग्जाम्स में आए हैं और आने की संभावना है। ठीक है, सुरेश रैना, इनके नाम रिकॉर्ड है T20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, T20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय, T20 में शतक लगाने वाले, T20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, क्रिकेट के तीनों फॉर्म में, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक है, आईपीएल में सर्वाधिक मैच, कैच तथा नंबर 2 पर हैं, 2 पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज या खिलाड़ी। तो रैना की बात करें तो सुरेश रैना के नाम रिकॉर्ड है, T20 में शतक लगाने वाले, T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे, और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप में शतक जमाने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में शतक मारा, T20 और वनडे वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप की बात हो रही है। और आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन थे सुरेश रैना, दूसरे बने हैं विराट कोहली, और अभी सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली आईपीएल में, उसके बाद नंबर आता है सुरेश रैना का नंबर 2 पर। तीसरी बात, आईपीएल में सर्वाधिक मैच इन्होंने खेले हैं, सर्वाधिक कैच ली हैं, और नंबर 2 पर हैं रन बनाने के मामले में। अब MS धोनी की बात करें, MS धोनी, आपको पता है भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, उनमें से 1 बार जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने, 2011 वर्ल्ड कप एंड 2007 T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान हैं। ठीक है, विजेता टीम के कप्तान। 2011 वर्ल्ड कप और 2007 T20 वर्ल्ड कप जो टीम जीती थी उसके कप्तान MS धोनी थे। ठीक है, तो याद रखना इनको माही नाम से जाना जाता है, माही नाम से। ठीक है, माही इनका निकनेम है, कभी पूछ ले, कई बार खिलाड़ी को उपनाम पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना। इनके नाम सर्वाधिक स्टंपिंग का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक स्टंपिंग का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक स्टंपिंग का रिकॉर्ड। ठीक है, और सर्वाधिक मैचों में कप्तान करने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक मैचों में कप्तान। ठीक है, तो MS धोनी की बात करें तो 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2007 T20 वर्ल्ड कप जो विजेता टीम थी भारतीय, उसके कप्तान थे MS धोनी, माही इनका निकनेम है। ठीक है, माही इनका निकनेम है, तो याद रखना, पूछा जाता है। और दूसरी बात, सर्वाधिक स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड है, सर्वाधिक मैचों में इन्होंने कप्तानी की है, वर्ल्ड में किसी भी कप्तानी इतनी कप्तानी नहीं की जिन्होंने की है, 322 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है। ठीक है, तो याद रखना। इसके अलावा एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है, दोनों अभी चर्चा में संन्यास लिया है, तो ये क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट एग्जाम्स में कि दोनों खिलाड़ी किस टीम से खेलते हैं, तो दोनों खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स या CSK जो IPL टीम है उससे खेलते हैं, और दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, इसलिए इन्होंने एक ही दिन संन्यास की घोषणा भी करी है। ठीक है, तो याद रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। कई क्वेश्चन पहले भी आया है, ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम से खूब आया था, तो याद रखना इसको। ठीक है, तो पूछा जाता है इसके बारे में। और इसके अलावा एक और बात करते हैं, MS धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न 2008 में, ये खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो इनको दिया जा चुका है 2008 में। ठीक है, तो याद रखना इसको। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे मिला है?
पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है इंदौर, तीसरा कानपुर, चौथा है मुंबई। तो हाल ही में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है इंदौर को। किसे मिला है? इंदौर को मिला है सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड, और ये इनको चौथी बार मिला है। कौन सी बार? चौथी बार लगातार ये सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है इंदौर शहर को। इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है इसको। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2020 के लिए आईपीएल का स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाया गया है? पहला ऑप्शन है डीएलएफ, दूसरा है वीवो, तीसरा है ड्रीम 11, चौथा है बायजूस। तो हाल ही में आईपीएल का स्पॉन्सर एंड प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है ड्रीम 11 को। इस कंपनी को बनाया गया है। आपको पता, आप ड्रीम 11 में खूब पैसे लगाए होंगे, सट्टेबाजी टाइप से, जुआ टाइप से टीम जो सेलेक्ट करते हैं। और इसके एक और बात पूछे तो इसका एम्बेसडर पूछता है, तो एम्बेसडर है एमएस धोनी। एमएस धोनी इसका एम्बेसडर है ड्रीम 11 का। तो याद रखना इस चीज़ को भी। ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा है बायजूस, ये टीम इंडिया का स्पॉन्सर है। टीम इंडिया का स्पॉन्सर है बायजूस। ठीक है, याद रखना भी। ओनली 2011 के लिए ड्रीम 11 को बनाया गया प्रायोजक आईपीएल का। अगली बार वापस नहीं लाएंगे वो अलग बात है। ठीक है, और ये पूछ ले कितने करोड़ की डील हुई है? तो 222 करोड़ की डील हुई है। 222 करोड़ की डील हुई है ड्रीम 11 से। एक और बात, अब कई बार क्वेश्चन आ जाए गलती से, तो ये बात ये है कि 2008 में जो आईपीएल शुरू हुआ था, सबसे पहले आईपीएल शुरू हुआ था 2008 से। तो 2008 में आईपीएल का प्रायोजक कौन था? तो 2008 में आईपीएल का प्रायोजक था डीएलएफ रियल एस्टेट कंपनी है ये। ठीक है, ये थी 2008 में। और वीवो थे भी लास्ट टाइम कौन था अभी स्पॉन्सर? अभी ड्रीम 11। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में ड्रीम 11 को आईपीएल का प्रायोजक बनाया गया। इससे पहले कौन सी कंपनी थी? तो वो थी वीवो। वीवो जो चाइनीज कंपनी थी, अभी चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार चला था, तो उसी मद्देनजर वीवो कंपनी को आईपीएल स्पॉन्सर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये थी अभी लास्ट टाइम 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2020 की जारी की गई रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो वो रहा है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। कौन सा? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है वो नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है। ठीक है, नंबर 1 पर कौन रहा है? जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। हाल ही में जारी यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग लिस्ट थी, सूची थी, उसमें जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नंबर 1 रैंक पे रहा है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा राजस्थान, चौथा लद्दाख। तो हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है मणिपुर में। कहाँ कर रहा है? तो कर रहा है मणिपुर में। तो याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, वो कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है राकेश अस्थाना। कौन बने हैं? राकेश अस्थाना को बीएसएफ के महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, राकेश अस्थाना को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डेथ वैली में पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान कितना दर्ज किया गया? हाल ही में जो डेथ वैली है, एक जगह है, एक घाटी है, एक झरना है, कहाँ है? यह अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। तो यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक तापमान, अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया, वो कितना किया गया? वो किया गया है 54.4 डिग्री। कितना? 54.4 डिग्री सेल्सियस किया गया है हाल ही में यहाँ पे दर्ज। तो याद रखना, इसको मौत की घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौत की घाटी। और पूछा गया क्वेश्चन है कि डेथ वैली कहाँ है? तो ये अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना, इसको भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो वो बने हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। किनको? सत्यपाल मलिक को। ठीक है, तो याद रखना, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां, इस्तीफे, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं किम टोग हुन। कौन बने हैं? किम टोग
हुन, ये उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री बनाया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने किम टोक हुन को प्रधानमंत्री बनाया है उत्तर कोरिया का, याद रखना इस बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, सहायता प्रदान की है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 400, तीसरा है 500 और चौथा है 700। तो हाल ही में भारत ने मालदीव देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है, ठीक है। कितने की है? 500 मिलियन डॉलर की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना, 500 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की मालदीव देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लौरा मार्श ने संन्यास लिया है, ये किस देश की है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा नेपाल। तो यहाँ आ रहा है लौरा मार्श, ये क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लिया है और ये वर्ल्ड कप विजेता टीम की खिलाड़ी भी रही हैं और ये स्पिनर बॉलर थी, ठीक है। तो इन्होंने संन्यास लिया था, कौन से देश की है? अब पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा इंग्लैंड, चौथा नेपाल। तो जल्दी से ध्यान जाता है बंदों का मार्स पे, इसको देख के लोग करेंगे टिक ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि आपको पता, आपने देखा होगा, आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट के फैन होंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर हैं, मिशेल मार्श और एक शॉन मार्श, और दोनों भाई हैं हालांकि। तो मार्श देख के आपका ध्यान आएगा कि यार ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी थे, कहीं उन्हीं के देश की तो नहीं है, लेकिन वहाँ की नहीं है, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी रही है। किन देश की? इंग्लैंड देश की खिलाड़ी रही है लौरा मार्श, इन्होंने संन्यास लिया, तो याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, इनका किस क्षेत्र से संबंध है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है नृत्य, तीसरा है गायन, चौथा है बिजनेस। तो हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है गायन से। और ये कौन से घराने से पूछा जाता है? घराना, तो ये मेवात घराने से थे। किस घराने से? मेवात घराने से थे, ठीक है। इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी दिया गया है अवार्ड, तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पंडित जसराज। ऑप्शन है क्रिकेट, तो भी हाल ही में क्रिकेटर का निधन हुआ है, वो हुआ चेतन चौहान का। तो हाल ही में चेतन चौहान भारतीय क्रिकेटर थे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, उनका निधन हुआ, तो चेतन चौहान का निधन हुआ। तो याद रखना, पूछा जाए कि चेतन चौहान का निधन हुआ है तो उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो क्रिकेटर थे, चेतन चौहान भारत के पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसने लॉन्च किया है? तो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है विक्रम दोरीस्वामी को। किसको? विक्रम दोरीस्वामी को बनाया गया है, ठीक है। तो हाल ही में बांग्लादेश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं विक्रम दोरीस्वामी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है जीपी गर्ग को। किसे बनाया गया है? जीपी गर्ग को, इसको कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सेबी से, कि हाल ही में अभी सेबी के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, जो सेबी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनका कार्यकाल 1.5 साल बढ़ाया गया। तो पूछे कि किसका कार्यकाल बढ़ाया गया और कितना बढ़ाया गया? तो 1.5 साल बढ़ाया गया। और सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वो है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी, ये सेबी के अध्यक्ष हैं अभी, याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया सेबी से। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में पढ़ाई त्योहार पारा शिक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? वे हाल ही में पढ़ाई त्योहार पारा शिक्षा योजना की शुरुआत की है, वो की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है पढ़ाई त्योहार पारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी भूपेश बघेल। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो चंबल ग्वालियर एक्सप्रेसवे है उसका नाम बदल दिया गया, तो उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे, अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे।
क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? हाल ही में भारत में कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया? तो वो मनाएगा 74वां। मतलब कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 74वीं। आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो याद रखना इसको। बता तो अभी की बार 2020 में 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में रोजगार के लिए कोरमा जॉब्स ऐप लॉन्च किया है? कोरमा जॉब्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने। हाल ही में भारत में कोरमा जॉब्स ऐप लॉन्च किया है गूगल ने। ये किस लिए किया है? रोजगार हेतु, युवाओं का रोजगार सर्च करने के लिए। बहुत से राज्य, केंद्र सरकार ने बहुत सी योजना बनाई है रोजगार की, लेकिन सच्चाई उनसे दूर है। कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी हाल ही में जुलाई माह में 19 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है। 19 लाख लोगों को। वो क्यों निकले हैं? कुछ क्षेत्र सरकार से प्राइवेट हो गए हैं, कुछ जगह नौकरी घटा दी गई। इस वजह से मोदी सरकार हर चीज़ को लगातार प्राइवेट कर रही है। उसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका आने वाले टाइम में पता चलेगा कितना लाभ मिल पाता है युवाओं को। तो अभी गूगल ने कोरमा जॉब्स ऐप लॉन्च किया है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 अगस्त को। कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। और एक 20 अगस्त को आता है सद्भावना दिवस, याद रखना, कई बार आता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। और 19 अगस्त को एक और दिवस आता है, विश्व मानवता दिवस। विश्व मानवता दिवस, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा बना है? कौन बना है? तो जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसके लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर प्रायोजक कौन बना है? तो वो बना है आईनॉक्स ग्रुप बनेगा वो। ठीक है, तो आईनॉक्स ग्रुप है वो भारतीय टीम का स्पॉन्सर बनेगा टोक्यो ओलंपिक में। अब आईनॉक्स ग्रुप आपको पता है, मूवीज़ वगैरह देखते हो तो सिनेमा हॉल, कई सारी इस आईनॉक्स ग्रुप के सिनेमा हॉल है। तो ये प्रायोजक बनेगा टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में इब्राहिम बाउबकर ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। ये किस देश के हैं? तो इब्राहिम बाउबकर जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये माली देश के राष्ट्रपति हैं। माली देश के राष्ट्रपति थे, है नहीं, माली देश के। ठीक है, माली देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है जनजातीय मंत्रालय ने। किसने किया है? जनजातीय मंत्रालय ने। तो हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जनजातीय मंत्रालय ने किया है। अब बहुत सारे अभी पोर्टल लॉन्च हुए, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है डेनमार्क देश। डेनमार्क कंट्री है वो इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में नंबर 1 पर रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क देश। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस सुविधा के लिए शुल्क दिया जाता है वो माफ़ किया है? तो किसने किया है? वो किया है एसबीआई बैंक ने। एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय बैंक है उसने एसएमएस शुल्क को माफ़ किया है। किसने? एसबीआई बैंक ने। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो हाल ही में 5 खिलाड़ियों को, 5 प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अब पूछेगी, और पहली बार ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने को? 5 खिलाड़ियों को दिया पहली बार। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 से हुई थी। और पहली बार मिला था सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को मिला था सर्वप्रथम ये। और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं।
दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1991 में। सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को दिया गया, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। और हाल ही में से रिसेंट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में इनकी बुक आई थी एक, माइंड मास्टर। क्या आई थी? माइंड मास्टर। तो ध्यान रखना 2020 में ये बुक आई है और फेमस बुक है। तो इनको पूछ सकते हैं कि राइटर कौन है, किसकी बायोग्राफी है? तो विश्वनाथन आनंद की माइंड मास्टर। ठीक है, अब बात करें कि 5 कौन से खिलाड़ी को अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो उसमें एक नाम है रोहित शर्मा, जिनको आप जानते होंगे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। एक है विनेश फोगाट, एक है मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। एक है मणिका बत्रा, एक है रानी रामपाल। तो अब की बार 5 खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। उसमें पहला नाम है रोहित शर्मा। अब ये पूछे कि इनका संबंध किस खेल से? तो क्रिकेटर हैं, आपको पता है, तो क्रिकेट से क्रिकेटर हैं। ठीक है, और दूसरा है अपने पास विनेश फोगाट, ये कुश्ती खेलती है, मतलब कुश्ती से संबंधित है, रेसलर है इंग्लिश में बोले तो। और मरियप्पन थंगावेलु ये है पैरा एथलीट, पैरा एथलीट है। इन्होंने कई बार जो प्रतियोगिता हुई थी उनमें स्वर्ण पदक जीता था, एथलीट है। ठीक है, पैरा एथलीट है और कर्नाटक के। मणिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। और रानी रामपाल ये हॉकी की प्लेयर हैं। किसकी प्लेयर हैं? हॉकी की। ठीक है। तो रोहित शर्मा क्रिकेटर है, विनेश फोगाट कुश्ती खेलती है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट है, मणिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है और रानी रामपाल हॉकी की प्लेयर है। इनके जो क्षेत्र है, संबंधित क्षेत्रों जरूर याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट से कई बार पूछा जाता है कि फलाने खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, किस खेल को खेलते हैं, तो याद रखना। और एक और बात पूछे कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले कौन से व्यक्ति बने थे? चौथे बने हैं, चौथे क्रिकेटर बने, 4th क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और किसी को नहीं दिया जाता। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो जरूर इसको याद रखें। ठीक है दोस्तों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो हम टाइम पे बना नहीं पाया, लेकिन आपके लिए अच्छा वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो हाल ही में 27 प्लेयर को, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आपको 27 खिलाड़ियों के नाम तो याद होते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कई बार बढ़ते हैं कि किस खिलाड़ी को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो पहले बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 से। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो याद रखना, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था। ठीक है, तो 27 खिलाड़ी थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रसिद्ध फेमस खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करते। ईशांत शर्मा को मिला भी, ईशांत शर्मा को मिला अर्जुन पुरस्कार। एक है दीप्ति शर्मा, ये दोनों हैं क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा, और ईशांत शर्मा फीमेल मेल क्रिकेटर हैं। ठीक है, एक है सौरभ चौधरी शूटिंग में, इनको मिला। एक है मनु भाकर, ये भारत की सबसे युवा ओलंपिक शूटर थी। ठीक है, इनको मिला है। ओके, तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, इनके बारे में याद रखना। ठीक है, तो याद रखना। और इसके अलावा हाँ, एक और है द्युति चंद, यह है रेसलर और फेमस खिलाड़ी हैं, तो इनका जरूर आ सकता है। ये एथलीट है, एथलीट हैं द्युति चंद, इनका भी याद रखना। 4-5 मोस्ट इंपोर्टेंट जो खिलाड़ी हैं फेमस, उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो याद रखना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए याद रखना इसको। और ये कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त खेल दिवस के दिन, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में
600 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में कौन से तेज गेंदबाज बने हैं? पहला ऑप्शन है एम मुरलीधरन, दूसरा है शेन वॉर्न, तीसरा है अनिल कुंबले, चौथा है जेम्स एंडरसन। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जेम्स एंडरसन। और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी पूछेंगे मोस्ट रूप से कि कौन से देश के खिलाड़ी, तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है, इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं और 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज मतलब फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसको। जेम्स एंडरसन 600 विकेट, इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं। ओके, अब दूसरी बात करें, या 3 ऑप्शन और उनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एम मुरलीधरन, इनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड एम मुरलीधरन या मुथैया मुरलीधरन। सर्वाधिक विकेट है टेस्ट में 800 है इनके नाम, 800 विकेट। शेन वॉर्न है दूसरे नंबर पर, इनके नाम है 708 विकेट, सेकंड नंबर पर है। और तीसरे नंबर अनिल कुंबले 619 विकेट। ठीक है, अनिल कुंबले तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर हैं जेम्स एंडरसन। और ये तीनों जो स्पिनर बॉलर थे, मतलब जो स्पिन बॉल करते हैं वो बॉलर थे, तीनों स्पिनर थे। और जेम्स एंडरसन ये फास्ट बॉलर है, तेज गेंदबाज हैं। तो इनका तो तेज गेंदबाज का नाम आए तो पहले नंबर पर ये हैं, और टोटल ओवरऑल में नाम आए तो चौथे नंबर पर हैं। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में 600 विकेट कंप्लीट किसने किया टेस्ट में? जेम्स एंडरसन फ्रॉम इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और इनका एक निकनेम और है जिम्मी, इनको जिम्मी भी बोलते हैं, तो याद रखना है इनको। और अनिल कुंबले की बात करें तो भारत के खिलाड़ी हैं, इनको जंबो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंबो। ठीक है, तो याद रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार। इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है, राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं जिनकी संपत्ति 200 बिलियन डॉलर है? तो बने हैं जेफ बेजोस। कौन बने हैं? जेफ बेजोस बने हैं, जिनकी संपत्ति 200 बिलियन डॉलर है। और ये अमेजन जो कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, उसके सीईओ हैं। अमेजन सीईओ हैं जेफ बेजोस। और ये दुनिया के सबसे करोड़पति, अरबपति, बिलियनर जो भी हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये, अमीर नंबर 1 ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये। तो याद रखना इसको, कौन है? जेफ बेजोस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो वो किया है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको किया है? अफ्रीका महाद्वीप को किया है। तो अफ्रीका महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया। अभी WHO कोरोना के कारण बहुत चर्चा में है, तो इसका याद रखना। और WHO का जो पूरा नाम होता है हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ओके, तो याद रखना दोनों फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है? कि हाल ही में प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? मतलब किस देश के थे? जापान के। कहाँ के? जापान देश के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। तो किस देश के थे? जापान देश के थे। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 अगस्त को। कब मनाया गया? 29 अगस्त को मनाया गया। हर साल ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन ही राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जो हमने पीछे बात की, वो दिए जाते हैं 29 अगस्त को। अब की बार इनका फंक्शन नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी के हाथों के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो खेल अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो याद रखना। अभी क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी हैं उनकी जन्मतिथि के दिन। मेजर ध्यानचंद जी, ध्यानचंद जी के बर्थडे पर मनाया जाता है, मतलब जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब ये कौन थे? तो हमारे भारत के हॉकी प्लेयर थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी। और ये सेना में थे, भारतीय सेना में थे। ये ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने 5 बार गोल्ड मेडल जीता है, जो इन्हीं के एक छत्र राज गोल करने के रिकॉर्ड तोड़ गोल के कारण ही भारत ने ओलंपिक में 5 बार हॉकी में गोल्ड जीता था। तो ये हॉकी प्लेयर हैं। और इन्होंने 1928
और 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत को गोल्ड जिताया था। ठीक है, गोल्ड जिताया, हॉकी में जिताया था मतलब ये ना, ओलंपिक में गोल्ड जिताया, हॉकी में, ओलंपिक में जिताया था। ठीक है, ये भारत के महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी। इनके नाम रिकॉर्ड है सर्वाधिक गोल करने का, और भारत को 1928, 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका थी। ठीक है, और हमें बहुत अफसोस होता है कि जिनके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिनको महान खिलाड़ी कहते हैं, और इनका एक और फेमस क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है, वो है कि इनका निक नेम क्या है, इनको दद्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दद्दा। तो याद रखना, दद्दा उपनाम के नाम से मशहूर खिलाड़ी तो मेजर ध्यानचंद जी हैं। हमें अफसोस है कि इन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। इनके नाम पर, भारत रत्न के नाम पर कई बार राजनीति होती है अब तक, जबकि आज़ादी के टाइम ये खेलते थे। अब तक 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया, तो उसके बाद से इनको भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि कितने महान खिलाड़ी है। और नेताओं को तो अपनी पॉलिटिक्स करनी होती, कई बार मुद्दा भी उठा कि इनको दिया जाए। 2013-14 में जो सचिन सर को दिया गया तो बहुत मुद्दा उठाता कि खेल के क्षेत्र में सचिन सर को दिया जा रहा है, इनको क्यों नहीं दिया जा रहा। अरे 13 के बाद 7 साल हो गए, अब क्यों नहीं दे सकते पहली बार उस टाइम। लेकिन वही बात होती है, लोगों को पॉलिटिक्स करनी होती है, तो इनके चक्कर में ना आए। ठीक है, तो याद रखना, हमें आशा है कि जल्दी इनको भी भारत रत्न मिलेगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बन गए हैं? तो कौन बने हैं? वो बने हैं नीलकांत भानुप्रकाश। नीलकांत भानुप्रकाश बने हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर कौन बने हैं? तो बने नीलकांत भानुप्रकाश। बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत के विश्व के सबसे तेज मानव कंप्यूटर के साथ, मानव कैलकुलेटर में सबसे तेज कैलकुलेटर बन गए हैं गणना करने। और जो यांत्रिक मशीन है, कंप्यूटर वगैरह, कैलकुलेटर, वो भी इतनी तेज़ गणना नहीं कर सकते, इतनी फास्ट नहीं कर जितना इन्होंने किया है। इनका एक मतलब प्रतियोगिता होती है जहाँ पर इनका कॉन्टेस्ट होता है इस रिगार्डिंग, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। और ये सबसे तेज़, दुनिया के नीलकांत भानुप्रकाश सबसे तेज़ मानव कैलकुलेटर बन गए हैं। और ये हैदराबाद के हैं। कहाँ के? हैदराबाद सिटी के हैं, तो याद रखना है इसको। ठीक है, पूछेगी कहाँ से हैं, तो इनका संबंध हैदराबाद से। इसके अलावा एक और बात करें तो भारत की एक और चर्चित महिला रही है, उसका नाम है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, ये भारत की सबसे तेज़ मानव महिला कंप्यूटर का इन्हें खिताब दिया गया है। सबसे तेज़ महिला मानव कंप्यूटर का खिताब दिया गया शकुंतला देवी। इनके नाम पर अभी फिल्म भी बनी है, मतलब इनकी जीवनी पर, इनकी बायोपिक पे। तो मूवी अभी 2020 में रिलीज़ हुई है। उसका कैरेक्टर, मतलब शकुंतला देवी जो कैरेक्टर प्ले किया है वो किया विद्या बालन ने। तो याद रखना है इसको, विद्या बालन ने किया है ये कैरेक्टर प्ले। विद्या बालन ने किरदार निभाया। ठीक है, तो शकुंतला देवी जो भारत की मैथमेटिशियन हैं, उन पे मूवी बनी, उन्होंने विद्या बालन ने इनका कैरेक्टर रोल प्ले किया है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। दोनों के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा गोवा में। और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता है ज़्यादातर मोस्टली होता है तो गोवा में ही होता है। तो याद रखना, कभी भी आ जाए, ध्यान नहीं रहे तो गोवा टिक कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की शुरुआत की है? तो वो की है गूगल ने। गूगल जो कंपनी है, इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको पता है गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिच्चई, जो भारत के हैं। सुंदर पिच्चई जो भारत के हैं। तो याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है सुंदर पिच्चई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 100% घरों में 2023 तक जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो की है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। किसने की है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने की है। अरुणाचल प्रदेश ने इन्होंने घोषणा की कि 2023 तक सभी घरों को जल कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2020 में शामिल हुए खिलाड़ी। तो कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया हाल ही में? तो हाल ही में 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उनमें है लिसा स्थालेकर, जहीर अब्बास और जैक कालिस।
हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। अब ये हॉल ऑफ फेम क्या है? आईसीसी जो क्रिकेट आप देखते हो उसकी सर्व संस्था आईसीसी, इसकी स्थापना होती है 1928 में, मुख्यालय है दुबई में। तो जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम एक मतलब जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी होता है उनको सम्मानित करने के लिए इस क्लब में, इस एलिट में शामिल किया जाता है। ये उनको सम्मान देने के लिए उनके रिटायर होने के बाद। तो अभी इनको शामिल किया है 3 खिलाड़ियों को। वह लिसा स्थलेकर, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है लिसा स्थलेकर। इन्होंने अभी संन्यास ले रखा है, तो खेलती नहीं, इनको सम्मानित किया गया है। जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं। और जैक कालिस, ये दक्षिणी अफ्रीका के खिलाड़ी रहे हैं। तो लिसा स्थलेकर ऑस्ट्रेलिया की महिला प्लेयर क्रिकेटर रही है। जहीर अब्बास पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं। जैकस कालिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर रहे हैं। और जो जहीर अब्बास है, इनके नाम रिकॉर्ड है 6 वर्ल्ड कप खेलने का। 6 वर्ल्ड कप खेलने का इनका नाम रिकॉर्ड है। तीनों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। 14 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है असम में। असम राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है असम में। ठीक है, तो याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया 2 साल के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी सतीश रेड्डी जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? 2 साल। एक और बात करते हैं इसरो की। तो इसरो के प्रमुख कौन हैं? ये पूछा जाता है कई बार। तो इनके प्रमुख हैं के सिवान। कौन है? के सिवान, पूछा गया लास्ट एग्जाम से खूब क्वेश्चन है। तो के सिवान इसरो प्रमुख है, तो याद रखना इस चीज़ के बाद। दोनों का डिफरेंस है, ये डीआरडीओ और ये इसरो प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा गुजरात में। एक गुजरात राज्य में बनाया जाएगा सबसे बड़ा खिलौने का म्यूजियम, या सबसे बड़ा खिलौने या टॉय का म्यूजियम बनाया जाएगा, गुजरात में बनाया जाएगा, तो याद रखना। हाल ही में एसबीआई के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना जो एसबीआई है उसके नए एमडी कौन नियुक्त हुए? वो है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। किसे? अश्विनी भाटिया को, तो याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 31 अगस्त को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ? तो हाल ही में 31 अगस्त को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। इनको प्रणब लिखा जाता है, प्रणब मुखर्जी। ये थे पश्चिम बंगाल के। इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। पूछा जाए तो इनका संबंध किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल से था। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 13वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, तो इनका याद रखना। इनका हाल ही में 31 अगस्त को 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो याद रखना इसको भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, कि हाल ही में कैमरून वाइट ने संन्यास लिया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो कैमरून वाइट हैं ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर है मतलब। ठीक है, तो क्रिकेटर हैं कैमरून वाइट, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ऑस्ट्रेलिया देश के हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? बनी है, तो ये बनी है शैलजा धामी। कौन बनी है? शैलजा धामी। शैलजा धामी ये आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है, तो याद रखना।